हेलो एवरीवन। मैं सोमराज गोदारा नेक्सस सिविल जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज हम इस मंच के माध्यम से एक नई एमसीक्यू सीरीज लेके आपके समक्ष आए हैं। ये एमसीक्यू सीरीज है जो आगामी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सब के लिए बेनिफिशियरी रहेगी। ठीक है। अब ये सीरीज है किसके लिए? तो ये सीरीज मेनली जो प्रैक्टिस सेशन होता है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लो राजस्थान के प्रजामंडल वाला टॉपिक आपने पूरा कर लिया, तो आपको कैसे पता होगा कि आपका टॉपिक पूरा हो गया या नहीं हुआ है, या फिर आपको कितना ये टॉपिक या इसके बारे में कितनी जानकारी है वो याद रही है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे? तो इसकी जांच के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं। ठीक है। तो ये सीरीज है वो आप सबके लिए रिवीजन के लिए या फिर प्रैक्टिस सेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरुआत हम राजस्थान की स्टेट पॉलिटी से करने वाले हैं। इसके बाद में जितने भी अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब के बारे में हम जो एमसीक्यू वाली सीरीज है उसको लेकर आएंगे। तो आप सब लोग जुड़े रहे। जो हमारे कंटेंट है उस कंटेंट में मेनली हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से बनाए हैं। तो उसमें क्वेश्चन के गलत होने या एरर होने की जो संभावना है वो नगण्य है। ठीक है। और आपको आरपीएससी का जो बदलता हुआ वर्तमान में पैटर्न है, जहां पर नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नए क्वेश्चन कंटेंट भी नया मांग रहे हैं, इसके साथ में क्वेश्चन की जो प्रकृति है, प्रश्न पूछने की प्रकृति है, उसमें भी बदलाव किया गया है। तो हम इन सबको साथ में लेके चलेंगे ताकि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उनमें आपको बेनिफिट मिले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान की स्टेट पॉलिटी से। तो जो भी एग्जाम होता है जिसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था अपने सिलेबस में होती है, वहां पर गवर्नर टॉपिक 100% होता है। इवन जहां पर राजस्थान पॉलिटी सिलेबस में नहीं भी होती है, वहां पर भी अगर भारतीय संविधान पूछा जाता है या भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जाती है सिलेबस में, तो वहां पर भी राज्यपाल टॉपिक मेंशन होता है। और जैसे वर्तमान बात करें, जैसे अभी रिसेंटली जो पीएसआई का एग्जाम होने वाला है, तो पीएसआई के एग्जाम में ये डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है। और आप जितने भी पीवाईक्यूज उठा के देख लो, वहां पर गवर्नर यानी राज्यपाल के टॉपिक से हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और आजकल जो आरपीसी इससे क्वेश्चन पूछ रही है वो बहुत ज्यादा डीप पूछ रही है, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। अधिकांश स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो राज्यपाल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये बिल्कुल बाउंसर की तरह आ रहे हैं, हम इसको टच नहीं कर पा रहे। तो हमें बाउंसर आ रहे हैं, इसको भी क्या करना है, पीछे हुक कर देना है। ठीक है। कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उन कार्यवाहक राज्यपालों की पहचान कीजिए जिन्होंने विधानसभा में अभिभाषण दिया। देखो हमारा जो एमसीक्यू सीरीज का जो तरीका होगा ये होगा कि डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया, 3 टिक लगा दिया और बता दिए कि ये आंसर, ऐसा नहीं। इस क्वेश्चन के आसपास जितनी भी जानकारी है या फिर एडिशनल जानकारी है वो सब आपको मैं यहाँ बताऊंगा। जो बेसिक जानकारी है वो मुझे लगता है आप सब लोगों को अच्छे से पता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं करेंगे। हम टू द पॉइंट या फिर एग्जाम ओरिएंटेड जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में कार्यवाहक, तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको सबसे पहले आप टिक कर लो। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्टिंग गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में अभिभाषण दिया। कौन से थे? 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले राज्यपाल का जो विधानसभा में अभिभाषण होता है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि ये क्या चीज होती है। राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण, में अभिभाषण। जब आप राजस्थान का राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ते हो तो उसमें 2 अनुच्छेद आते हैं। एक अनुच्छेद आता है आर्टिकल 175 और सेकंड आता है आर्टिकल 176, 175 और 176 अनुच्छेद। इन दोनों में राज्यपाल के अभिभाषण का उल्लेख किया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, सीधा सा राज्यपाल का जो सामान्य अभिभाषण है उसके बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद जो 176 है इसमें राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में चर्चा हुई है। किसके बारे में? विशेष अभिभाषण। तो आपसे वन लाइनर में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट फैक्चुअली कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में? 176 में।
अब राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कौन सी परिस्थितियों में होगा? तो सामान्यतः 2 परिस्थितियों में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। कब होता है? पहला होता है कि जब साधारण चुनाव होते हैं, विधानसभा के साधारण चुनाव होते हैं, उसके बाद में क्या होता है? नई सरकार बन के आती है, और नई सरकार बन के आती है तो उसके प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में, मान लो चुनाव हुए अभी, चुनाव होने के बाद में सरकार बनेगी, और सरकार जब अपना पहला सेशन लेके आएगी तो उस समय राज्यपाल का अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण होता है। और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रथम सत्र के प्रारंभ में। हम सब जानते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। सब जानते हैं, बजट सत्र, उसके बाद में मॉनसून सत्र, उसके बाद में शीतकालीन सत्र। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, तो ये भी आ सकता है कि बजट सत्र के प्रारंभ में, बजट सत्र के प्रारंभ में। ठीक है, तो यहां पर राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी अभिभाषण के बारे में सामान्य चर्चा। अब राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल जिन्होंने सर्वाधिक अभिभाषण दिया, जिन्होंने सर्वाधिक अभिभाषण दिया, कहां पर? विधानसभा में देंगे, ऑब्वियसली बात है। तो सर्वाधिक अभिभाषण कौन से राज्यपाल ने दिया? तो उसका नाम आप पूछे तो बता देना, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ने कितनी बार? विधानसभा में 8 बार अभिभाषण दिया। अब ऑब्वियसली बात है कि इनका कार्यकाल है वो राज्यपाल के रूप में राजस्थान में सर्वाधिक रहा है, इसीलिए इन्होंने सबसे ज्यादा अभिभाषण भी दिए। कितने बार? 8 बार। ठीक है, सवाई मानसिंह ने 6 बार दिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, अगर पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने कभी भी विधानसभा में अभिभाषण दिए ही नहीं, जिन्होंने विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया, विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया, कौन से राज्यपाल हैं? तो ध्यान रखना, दरबारा सिंह हैं। दरबारा सिंह ने कभी भी राजस्थान की विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल है वो मात्र 23 दिन का था, इसीलिए इन्होंने कभी भी राजस्थान की विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, कौन से कार्यवाहक राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में अभिभाषण दिया? कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में अधिक अभिभाषण दिया, तो वो है अपने वेदपाल त्यागी, नवरंग लाल टिबरेवाला, नवरंग राम टिबरेवाल और केसी वर। ये आपके क्या है? राजस्थान के 3 कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में अभिभाषण दिया। अगर पूछा जाए आरंभिक अभिभाषण, आरंभिक अभिभाषण कौन से कार्यवाहक राज्यपाल ने दिया? राजस्थान के वह कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में आरंभिक अभिभाषण दिया। तो आरंभिक अभिभाषण की जगह आ जाएगा आपका नवरंग लाल टिबरेवाल। नवरंग लाल टिबरेवाल थे, इन्होंने आरंभिक अभिभाषण दिया था। तो क्वेश्चन की प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ठीक है, सर्वाधिक अभिभाषण गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा 8 बार। विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया, कौन से राज्यपाल? दरबारा सिंह थे। कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने अभिभाषण दिया, तो अपना ये क्वेश्चन था। और राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने आरंभिक अभिभाषण दिया, तो आरंभिक अभिभाषण केवल नवरंग लाल टिबरेवाला ने दिया था। इन्होंने तो क्या दिया था? आरंभिक अभिभाषण नहीं दिया था। इसने क्या दिया था? नवरंग साहब ने अपने आरंभिक अभिभाषण दिया था। तो आरंभिक अभिभाषण वाले एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल यही थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्यवाहक जिन्होंने अभिभाषण दिया, तो कौन है? वेदपाल त्यागी, नवरंग लाल टिबरेवाला और फिर आपने केडी शर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, 2 नंबर अपना
आंसर हो गया। ठीक है, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में सामान्य जानकारी एक बार कंक्लूड करके वापस बता देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 175 में राज्यपाल के जो सामान्य अभिभाषण है उसके बारे में चर्चा की हुई है, और अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में चर्चा की गई। विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है? प्रत्येक जो साधारण चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उसके बाद में प्रथम सत्र के प्रारंभ में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है। सर्वाधिक बार विशेष अभिभाषण, तो सर्वाधिक बार गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा 8 बार राजस्थान की विधानसभा में अभिभाषण दिया गया है। उसके बाद में सवाई मानसिंह द्वारा 6 बार। दरबार सिंह एकमात्र ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में कभी भी अभिभाषण नहीं दिया है। इसके बाद में कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में अभिभाषण दिया, तो वो अपने 3 हैं, वेदपाल त्यागी, नवरंग लाल टिब्रेवाला और केडी शर्मा। एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में आरंभिक अभिभाषण दिया है वो है अपने नवरंग लाल टिब्रेवाला। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 और राजस्थान में विधानसभा के अभिभाषण से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में लागू कौन से राष्ट्रपति शासन की समयावधि सबसे अधिक रही? देखो, अभी आरपीसी के जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे, उन एग्जामों में जो राष्ट्रपति शासन है उसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली इनके गवर्नर से संबंधित। तो आपको इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितने हुए? 4 हुए। चारों के बारे में सबसे पहले आपको समय सीमा याद रखनी, समयावधि। समयावधि ऐसा नहीं कि आप साल से याद रख लो 1977 में हुआ, 80 में हुआ, वैसे नहीं, आपको एग्जैक्टली डेट याद करनी है, पहली चीज। दूसरा, उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ये याद करना है। उसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे चौथा राष्ट्रपति शासन, उसमें राजस्थान के 3 राज्यपाल रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा क्या था, किसके समय शुरू हुआ था, किसके समय समाप्त हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगे इनके कारण क्या थे, जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं इनके कारण क्या, ये सब चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समयावधि किसकी अधिक रही? तो समयावधि का आपका जो कार्यक्रम है, कालक्रम है, वो ये है, आपको ये याद रखना है। सबसे ज्यादा समयावधि चौथे राष्ट्रपति शासन की, फिर तीसरे राष्ट्रपति शासन की, फिर दूसरा, और फिर पहला राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब पहले राष्ट्रपति शासन की समयावधि सबसे कम रही थी और चौथे की सबसे अधिक रही थी। ठीक है, तो आपको कालक्रम के हिसाब से भी पूछे, क्रम के हिसाब से भी, तो चारों आपको बिल्कुल सीधी से ही है, तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की या फिर ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चौथा। चौथा कब लगा था? 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक लगभग 354 दिन रहा था, और पहला लगभग 44 डेज रहा था, 44 दिन रहा था। पहला कब लगा था? 1967 में, दूसरा 77 में, थर्ड 1980 में लगा था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं हैं। एक चीज मैं आपको और सलाह दूंगा, आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपके बाइलिंगुअल आता है, एक साइड हिंदी और दूसरी साइड इंग्लिश। तो स्पेशली ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि भाई जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सामने जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसको भी एक बार आप जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि आपको कंफ्यूज कर देती हो और फिर आप गलत उत्तर दे देते हो, और फाइनली जो वैलिड कौन सा होगा, मान्य कौन सा होगा, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो मान्य होगा। ठीक है, अब अर्हता कुछ कंफ्यूज होंगे, ये अर्हता क्या है? तो अर्हता क्या होती है? योग्यता को अर्हता कहते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वहां क्या होगा? क्वालिफिकेशन होगा, तो अपने लिए आसान हो जाएगा, अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 157 है, ये राज्यपाल के लिए योग्यता के बारे में वर्णन करता है कि राज्यपाल की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो संविधान में राज्यपाल के लिए सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन दी हुई है। कितनी? 2। क्या है? पहली है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी है उसकी जो मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु है, वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष।
सिंपल सी दो चीजें हैं। इसके अलावा राज्यपाल की योग्यता के बारे में संविधान में किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया गया है। तो पहला क्या है, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, गलत है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी गलत है। फिर वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका, बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहा है, सही कूट। आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, इसको टिक करना है। सही कौन सा, 1 एंड 4, आंसर अपना हो गया सी। आप यहाँ पर भी ऐसे एग्जाम में जब करो, सोल्व करो पेपर, तो यहाँ पर भी साथ में टिक करते जाना। ऐसे नहीं कि मैं याद कर लूँ, याद नहीं। ये सही है तो टिक कर दिया, ये गलत है तो टिक कर दिया, ताकि क्या होगा, आप कहीं पर भी कुछ भी एरर है वो ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप कहोगे कि सर ये चीजें भी हमने पढ़ी है कि भाई राज्यपाल के लिए ये भी तो सेवा अपने योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशन है कि भाई वो लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, या फिर पार्लियामेंट्री या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर ये जो दोनों हैं, ये राज्यपाल की क्या है, सेवा शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या है, राज्यपाल की सेवा शर्तें। और राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 158 में किया गया, 158 के अंदर किया गया। ठीक है, क्वेश्चन अपना 157 से संबंधित है और ये 158 का है, सेवा शर्तों से संबंधित। तो ये क्या है, राज्यपाल की सेवा शर्तें हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपना ये क्या हो गया, खोटे हो गए, दोनों गलत हो गए। अब योग्यता के बारे में और दो चीजें और बता दूं आपको। योग्यता में कहीं पर भी शैक्षणिक योग्यता के बारे में नहीं पूछा गया है, उल्लेख नहीं किया गया है कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th पास, जो भी है, कुछ भी हो, इसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया हुआ है, पहली चीज। दूसरी, राज्यपाल के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम एज नहीं है कि भाई जैसे अपन बाकी पढ़ते हैं ना संवैधानिक संस्थाओं में, इसकी आयु 62 वर्ष होनी चाहिए, 65 या 70 वर्ष, जो भी वॉट एवर, ये इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अधिकतम आयु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ किसके बारे में, मिनिमम एज के बारे में। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसीलिए बताया कि क्या पता वो स्टेटमेंट में भी इसके बारे में बात कर ले कि राज्यपाल के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, तो अपना गलत है। या फिर ये पूछ ले कि संविधान में राज्यपाल के बारे में अधिकतम आयु का भी प्रावधान किया गया, तो नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में कह रहा है ये, ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश। अगर केंद्र के स्तर पर देखें या फिर केंद्र सरकार में देखें तो आर्टिकल 123, और राज्य सरकार में बात करें तो अनुच्छेद 213, ये है जो कि क्रमशः राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार देता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है, प्रख्यापित करना, क्या करना, प्रख्यापित करना। प्रख्यापित करने का मतलब होता है जारी करना, एक ही चीज होती है। जब आप मेंस का एग्जाम लिखो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरएस का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें अपने को लिखना होता है, तो वहां पर भी आप अध्यादेश जब भी वर्ड लिखो तो उसके साथ क्या लिखोगे, प्रख्यापित करना। आप जारी करना नहीं लिखोगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, और उसमें अगर आंसर लिखते हैं हम, तो वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने हमारे संविधान में दी है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, एक अस्थायी कानून होता है। जब, अगर राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, तो जब राज्य का विधानमंडल का सत्र आयोजित नहीं होता है और उस दौरान सरकार को कोई स्पेसिफिक कानून बनाने की जरूरत होने पड़ी, सरकार को लगता है कि इस विषय पर अब कानून बनाना बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो गया है, तो उस स्थिति में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया अध्यादेश। अब अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, आप सब जानते हो कि अध्यादेश की अवधि जब नेक्स्ट सेशन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, उसके 6 सप्ताह बाद तक इसकी अपनी अवधि है वो रहती है। और अगर अधिकतम अवधि पूछा जाए कि अधिकतम अध्यादेश है वो कितनी अवधि तक रह सकता है, तो 6 महीने और 6 सप्ताह रह सकता है। क्यों, कारण तो आपको पता होगा, क्योंकि दो सदनों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह हो सकती है। ठीक है, तो 6 माह और 6 सप्ताह एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का अधिकार है। अब देखो, ये राज्यपाल का अधिकार नहीं है, क्या है, राज्यपाल की शक्ति है।
क्या है? राज्यपाल की शक्ति है। इसीलिए अपना स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। तो आप जब भी मेंस में लिखो, अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की एक शक्ति है, अधिकार नहीं है, पावर है, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 राजस्थान में प्रख्यापित प्रथम अध्यादेश था। बिल्कुल सही है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में जो पहला अध्यादेश है वो 1949 में प्रख्यापित किया गया था और उसका नाम था द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है? हम सब ये भी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो अध्यादेश है वो 1949 में कितने 49 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे। उसके बाद में 2013 में सबसे ज्यादा 30 अध्यादेश है वो प्रख्यापित किए गए थे। तो अगर वन लाइनर में ये भी पूछा जाए तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान में 1949 ईस्वी में सर्वाधिक अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे। बिल्कुल अभी हमने इसके बारे में जिक्र कर लिया। थर्ड कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही राज्यपाल किसी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल कभी भी मंत्री परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश को वापस ले सकता है, मंत्री परिषद की सलाह की जरूरत नहीं होती है। तो अपना चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया भाई? गलत हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? सही कूट कौन सा है? तो 2 और 3 अपने क्या हो गया? सही हो गए। 1 नंबर अपना इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 की कौन सी धारा के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 153। क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 153। और 153 में डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है? इसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बस इतना ही मेंशन है इसमें। सबसे पहले क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में ये मेंशन है। मतलब क्या होगा? हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु उसके बाद में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1956 में और इसकी धारा थी 6। धारा 6 धारा 6 के अंतर्गत यह प्रोविजन किया गया था कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, वह व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, ठीक है? तो ये कौन से अमेंडमेंट किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956। धारा कौन सी है? 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड में पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो धारा वाला शायद 1-2 एग्जामों में पूछा गया, आई थिंक, मुझे नहीं पता। पर ये थोड़ा सा आपको अच्छे से धारा याद कर लेनी, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन आज में सबको याद है, तो यहाँ से शायद क्वेश्चन ना पूछा जाए, यहाँ डीप में पूछा जाए, तो अपने दोनों ही चीजें याद रखनी है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी धारा, तो धारा कौन सी हो गई? 6। अगला प्रश्न है कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ये गवर्नर के बारे में कुछ प्रोविजंस है और उसके सामने गवर्नर के आर्टिकल्स है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट 155 बिल्कुल सही है, कार्यकाल 156 बिल्कुल सही है, शपथ 159 बिल्कुल सही है, योग्यता योग्यता आपने क्या है? 157 है, 157 है, ठीक है? तो अपना आंसर क्या हो गया? असुमेलित युग्म कौन सा हो गया? 4 नंबर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल साफ। अनुच्छेद 158(3) के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन भत्ते संसद द्वारा राज्यों के बीच में अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। अब दोनों स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है कि कौन सा कूट है वो अपना गलत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 158(3). अनुच्छेद 158(3). सबसे पहले मुझे लगता है 158 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे हम पूरा डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। अनुच्छेद जो 153 से 159 तक जो राज्यपाल के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे, ठीक है? पहले एक बार देख लेते हैं कि अनुच्छेद 158(3) में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 103 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल का वेतन कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल की जो सैलरी होगी इसका निर्धारण है वो देश की संसद करेगी। कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी,
कि राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है साहब, कर दिया। मान लो संसद ने राज्यपाल के वेतन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, कोई कानून अधिनियम बनाया ही नहीं, तो उस स्थिति में फिर राज्यपाल को वेतन किस हिसाब से दिया जाएगा? तो उस स्थिति में राज्यपाल को वेतन दूसरी अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा। कौन सी अनुसूची? हम जब 12 अनुसूची पढ़ते हैं तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन आ जाए आपको स्टेटमेंट में, अगर मंत्री परिषद के बारे में आ जाए या मुख्यमंत्री के बारे में आ जाए कि मुख्यमंत्री का वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, बिल्कुल सही है। यदि राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों से संबंधित कोई कानून बनाती ही नहीं है, तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री को वेतन भत्ते कैसे दिया जाएगा? तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री को दूसरी अनुसूची के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाएंगे। किसी भी पोस्ट के लिए आए, अगर सेकेंड शेड्यूल आ रही है तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी, करेक्ट है। दूसरी चीज, अगर मान लो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, क्या है? एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उस स्थिति में फिर राज्यपाल को सैलरी कैसे दी जाएगी? तो ध्यान रखना, उस स्थिति में भी राज्यपाल को सैलरी फिक्स ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान का राज्यपाल है उसको 3.5 लाख सैलरी दी जा रही है, अगर वो 3 राज्यों का राज्यपाल हो गया तो उसको सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसको सैलरी 3 राज्यों का राज्यपाल है तो भी इतनी मिलेगी, 4 राज्यों का राज्यपाल है तो भी इतनी मिलेगी, अगर एक राज्य का राज्यपाल है तो भी सैलरी तो इतनी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, फिक्स है। ठीक है, तो मान लो एक व्यक्ति, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, क्या है? एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है। अनुच्छेद 158 3 क के अनुसार कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उस स्थिति में राज्यपाल को सैलरी है वो किस प्रकार दी जाएगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? गवर्नर, राष्ट्रपति करेगा। भाई मान लो कि वो 4 राज्यों का राज्यपाल है, ए बी सी और डी, एक साथ 4 राज्यों का राज्यपाल है, सैलरी कितनी मिलनी है? वही 3,50,000 मिलनी है। तो फिर राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि भाई ए राज्य कितना देगा, बी इसमें से कितना देगा, सी कितना देगा, डी कितना देगा, और इन चारों का मिला के कुल कितनी राशि होगी? 3,50,000 होंगे। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 158(3) क में। 158(3) में क्या है? संसद है वो सैलरी डिसाइड करेगी, और अनुच्छेद 158(3) क के अनुसार यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उस स्थिति में राज्यों के बीच में जो वेतन का बंटवारा है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अगर इसमें और डीप में अगर क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए, तो ये जो आर्टिकल है ये भी 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 7 के तहत जोड़ा गया है। धारा 7, धारा 6 में तो हमने क्या पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और उसके जस्ट अगले वाली धारा में क्या है? इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो ये हो गया अपना अनुच्छेद 158(3) और 58(3) क। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 158(3) के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उनके वेतन भत्ते संसद द्वारा राज्यों के बीच में आवंटित नहीं किए जाएंगे। भाई संसद द्वारा नहीं किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे? अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 158(3) क, 158(3) के आर्टिकल है। तो ये पूछा है कौन सा कूट है वो गलत है, कूट अपना दूसरा है वो गलत है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम राज्यपाल के वेतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यपाल का वेतन, देखो राज्यपाल के वेतन के बारे में कुछ फैक्ट है वो आपको याद होने चाहिए। पहली चीज, राज्यपाल का वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। कहां पर? राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर भारित होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, नहीं, ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। दूसरा, राज्य के जो राज्यपाल का जो वेतन है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता। ठीक साहब, नहीं लिया जाता। राज्यपाल के वेतन का निर्धारण, राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करता है? देश की पार्लियामेंट करती है, संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। ये मुझे लगता है आप सबको इसके बारे में जानकारी थी। अब जो नई जानकारी है वो आपको मैं बता रहा हूं।
इंपॉर्टेंट है। अभी हमने चर्चा की थी कि राज्यपाल का जो वेतन है वो संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा तय किया जाएगा। राज्य संसद है, इसके लिए कोई ना कोई अधिनियम बनाएगी। तो वर्तमान में जो राजस्थान या फिर अन्य जो भारत के राज्यपाल है, सभी राज्यपाल, उनको जो सैलरी दी जाती है वो कौन से अधिनियम के तहत दी जाती है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में जो राज्यपाल को सैलरी दी जाती है वो एक अधिनियम है जिसका नाम है राज्यपाल उपलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982। किसके तहत दी जाती है? राज्यपाल उपलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 के तहत वर्तमान में जो भारत के जितने भी स्टेट या स्टेट के जो गवर्नर हैं उनको सैलरी दी जाती है। ठीक बात। इनके तहत जो गवर्नर को सैलरी दी जाती थी पहले वो थी 1.10 लाख। सब जानते हैं राज्यपाल को पहले कितनी सैलरी दी जाती थी? 1,10,000, जिसको वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3,50,000 कर दिया है। वर्तमान में कितनी सैलरी दी जाती है? 3,50,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है। बिना संशोधन के आप सैलरी नहीं बढ़ा सकते अधिनियम में। तो ये बदलाव कब हुआ? तो ये बदलाव है जो इसमें संशोधन हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। संशोधन 2018 में हुआ था। कब हुआ संशोधन? 2018 में। अधिनियम संख्या 2018, अधिनियम संख्या 13 की धारा 161, धारा 161 में। और ये आपको चीज अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम, चाहे आरएस का हो, चाहे पीएसआई का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, इसमें इस क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो राज्यपाल का ओरिजिनल जो एक्ट है, राज्यपाल उपलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982, जो ओरिजिनल अधिनियम है, उसमें ये सीधी सीधी चीज मेंशन की हुई है। और आजकल जो आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है वो डायरेक्ट अधिनियम से पूछ रही है। डायरेक्ट जो अधिनियम ऑफिशियल अधिनियम होता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट लैंग्वेज भी आरपीसी वही रखती है, एक वर्ड भी चेंज नहीं करती इधर उधर। ठीक है, तो वहां पर ये चीज सीधी मेंशन है, तो मैंने भी वहीं से उठाया और यहीं से आरपीसी क्वेश्चन भी उठाएगी। तो अपने क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि पहला ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो गवर्नर को सैलरी दी जाती है वो किस बेस पे दी जाती है? तो वो सैलरी दी जाती है राज्यपाल उपलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 के तहत। इसके तहत राज्यपाल को सैलरी 1,10,000 रुपए दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 3,50,000। तो फिर इसमें अमेंडमेंट संशोधन कब हुआ? तो इसमें संशोधन 2018 में हुआ। अधिनियम संख्या 13, ध्यान रखना है, वहां सीधी सी लाइन लिखी हुई वही पूछेगा एग्जाम में। अधिनियम संख्या 13 की धारा 161 में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। धारा 161 कब संशोधन? 2018 में संशोधन किए गए। और ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप अपना जो भी अपने पास नोट्स है उसमें ये चीज जरूर एड ऑन कर लेना। ठीक है, तो ये अपने राज्यपाल के वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के उन राज्यपालों की पहचान कीजिए जो संविधान सभा और अंतरिम सरकार दोनों के सदस्य थे। क्वेश्चन क्या पूछा है? संविधान सभा के और अंतरिम सरकार के। तो हम लिख लेते हैं भाई, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे और जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अंतरिम सरकार के सदस्य थे। कौन कौन थे? संविधान सभा के थे 2 सदस्य, सरदार हुकुम सिंह और सरदार जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह।
अंतरिम सरकार के तो वापस वही हुकुम सिंह, दूसरा सरदार जोगिंदर सिंह, और तीसरा थे अपने बल्दीराम भगत। तीसरे कौन थे? बल्दीराम भगत। तो राजस्थान के दो ऐसे राज्यपाल हुए जो संविधान सभा के सदस्य थे, एक हुकुम सिंह, दूसरे जोगिंदर सिंह, और तीन ऐसे सदस्य जो राज्यपाल थे जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे, हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह और बल्दीराम भगत। ये पूछ रहा है कि भाई इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, तो कॉमन कौन है? ये दो कॉमन हो गए। कौन कौन से? हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह। तो हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह अपना क्या हो गया? आंसर हो गया 1 और 2। सही कोड कौन सा है? 1 और 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक एवं न्यूनतम कार्यकाल क्रमशः मिलाप चंद जैन एवं जेएस वर्मा का रहा। राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक एवं न्यूनतम कार्यकाल क्रमशः शिवराज सिंह पाटिल और टीवी राजेश्वर का रहा। देख लेते भाई, यहां तो अपन लिख लेते हैं कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल, और यहां लिख लेते हैं अतिरिक्त प्रभार वाले। आरपीसी का वैसे आजकल का ये फेवरेट टॉपिक है, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल। ये दो चीजें पूछ रहा है, दोनों को एक साथ में कर लेते हैं। एक ये कह रहा है कि सर्वाधिक कार्यकाल, तो यहां अपन लिख लेंगे सर्वाधिक, और दूसरे क्या पूछ रहा है? न्यूनतम कार्यकाल, तो इसमें इस साइड लिख लेंगे अपने क्या? न्यूनतम कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जेएस वर्मा साहब का रहा है। न्यूनतम कार्यकाल मिलापचंद जैन का रहा है। इधर अतिरिक्त प्रभार वाले में शिवराज सिंह पाटिल, शिवराज सिंह पाटिल, और न्यूनतम टीवी राजेश्वर। सीधा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में वन लाइनर या कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, कोई अब अपने दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जेएस वर्मा का। राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल मिनापचंद जैन का। राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल शिवराज सिंह पाटिल। राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल टीवी राजेश्वर का। अब ये जो मिलापचंद जैन का कार्यकाल है, ये कितने रहा? 10 दिन रहा है। टीवी राजेश्वर का 7 दिन रहा है। जेएस वर्मा 2 बार है वो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। अब देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के सभी राज्यपाल, चाहे वो कार्यवाहक हो, चाहे पूर्णकालिक हो, चाहे अतिरिक्त प्रभार वाले, किसी का भी पूछ सकता है, उनके रूप में सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है, सबसे कम कार्यकाल। तो देखो 3 तरह के राज्यपाल होते हैं अपने, एक अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यवाहक और एक पूर्णकालिक। पूर्णकालिक के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है? हम जानते हैं, अभी पहले डिस्कस कर दिया था, दरबारा सिंह का कार्यकाल कितना रहा था? न्यूनतम रहा था। और दरबारा सिंह जी का कार्यकाल कितना रहा था? 23 दिन रहा था। कितने दिन? 23 डेज। तो सबसे कम कार्यकाल टीवी राजेश्वर साहब का 7 दिन, उसके बाद में मिलापचंद जैन का 10 दिन, फिर दरबारा सिंह का कितना रहा है? 23। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देना है? आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक या न्यूनतम कार्यकाल, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, तो ये गलत हो गया। अतिरिक्त प्रभार वाले सर्वाधिक या न्यूनतम क्रमशः शिवराज पाटिल और टीवी राजेश्वर, बिल्कुल सही है। तो सही कूट कौन सा हो गया? केवल 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला कह रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राजस्थान के जो गवर्नर है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कौन से गवर्नर के बारे में क्या क्या प्रमुख तथ्य है। रघुकुल तिलक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्हें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा बर्खास्त किया गया था, बिल्कुल सही है। रघुकुल तिलक राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। रघुकुल तिलक के बारे में और क्या जानकारी है कि रघुकुल तिलक वो आरपीसी के सदस्य भी रहे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। दूसरा, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई थी। भाई ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
न्यायमूर्ति JS वर्मा, अभी इनके बारे में डिस्कस किया था। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, ये 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। और ये जब कार्यवाहक राज्यपाल थे तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुए थे शिवचरण माथुर, उनको इन्होंने शपथ भी दिलाई थी। तो ये वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से कार्यवाहक राज्यपाल थे जिन्होंने अपने राजस्थान के किसी मुख्यमंत्री को या शिवचरण जी माथुर को शपथ दिलाई थी, तो वो थे JS वर्मा। JS वर्मा के बारे में अन्य जानकारी, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी अपने मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इसके अलावा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे और राजस्थान के 2 बार ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी अपना सही हो गया। तीसरा है, अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कार्यवाहक राज्यपाल के सबसे पहले राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी। अगर पूछा जाए अतिरिक्त प्रभार वाले पहले राज्यपाल डॉक्टर स्वरूप सिंह, तो अपना थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। चौथा है कि NL टिब्रेवाल राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल थे जिन्होंने विधानसभा में आरंभिक अभिभाषण दिया था। इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो चौथा अपना भी सही है। तो क्या पूछा, सही कूट चारों सही है, सी आंसर हो गया अपना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के माध्यम से राज्यपाल की पहचान कीजिए। कुछ स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, उनके माध्यम से पहचान करनी है कि ये स्टेटमेंट कौन से राज्यपाल के संदर्भ में दिए हुए। पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया एवं भूमिगत समाचार पत्र क्विट इंडिया एवं ओवर स्ट्रगल का संपादन किया, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर भी रहे। हिंदी साप्ताहिक पत्र राष्ट्रदूत का प्रकाशन पटना से प्रारंभ किया। ये किसके बारे में जानकारी देता है, बल्दीराम भगत जी के बारे में। किसके बारे में, बल्दीराम भगत। बल्दीराम भगत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उस समय हम पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में उस समय भूमिगत गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही थी। तो भूमिगत गतिविधियों के दौरान इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र क्विट इंडिया व ओवर स्ट्रगल का संपादन किया। ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे और राष्ट्रदूत नामक जो पत्रिका है उसका भी प्रारंभ इसके इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था पटना से। अब इसमें और चीजें क्या ध्यान रखनी है आपको, आप तैयारी करो तो आपको साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज आपको तैयार करनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, उसकी भी लिस्ट आपको तैयार करनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं या फिर बुक्स है, इनका मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी बुक लिखी, OP मेहरा साहब की बुक कौन सी है, कलराज मिश्र की बुक कौन सी है। तो इनके भी बुक से भी आपको ढंग से आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। जैसे कलराज मिश्र की हो गई तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है मैं निमित्त मात्र हूँ। OP मेहरा साहब की हो गई मेमोरी स्वीट एंड शोर। इस टाइप की आपको सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अपना आंसर हो गया 1 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस राज्य की पहचान कीजिए जहां राज्यपाल द्वारा जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। हम जब राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं कि राज्यपाल द्वारा 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री या OBC मंत्री की नियुक्ति की जाती है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। बिहार इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल चौथा राज्य कौन सा है, स्टेट अपना ओडिशा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 4 नंबर आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के लिए राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल या तो उसको स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार हेतु भेज सकता है या फिर क्या कर सकता है, स्वीकृति देने से मना कर सकता है या फिर राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित कर सकता है। जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, गलत हो गया। राष्ट्रपति धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति कोई धन विधेयक होगा, मनी बिल होगा, तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस से नहीं लौटा सकता। इवन राज्यपाल भी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। तो अपना आंसर क्या, सेकंड स्टेटमेंट सही है। पूछा सही कूट कौन सा है, तो केवल 2 अपना सही है। अगला प्रश्न, जब विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उस स्थिति में राज्य विधानसभा के सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति की जाती है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, मतलब जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही हो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों प्रेजेंट नहीं हो या दोनों की पोस्ट खाली हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सदन की कार्यवाही को संचालित करेगा, सदन की अध्यक्षता करेगा। तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद कौन से में किया गया, अनुच्छेद
1980 में किया गया, 180 में। आर्टिकल आजकल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको ढंग से देख लेना। फिर राज्यपाल की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश। तो भाई जब हम अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति एक वारंट पत्र के द्वारा की जाती है। उस वारंट पत्र को राज्य राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है और राज्य के मुख्य जो सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनके द्वारा उसको पढ़कर सुनाया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो गया? मुख्य सचिव। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्टिकल दिए हुए हैं, उसके साथ में स्टेट दिए हुए हैं। ये क्या आर्टिकल? जो स्पेशल प्रोविजंस वाले आर्टिकल है, विशेषाधिकार वाले अनुच्छेद है। ठीक है, तो इनको एक बार लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 371। देखो 370 था पहले, कश्मीर में वो उठा दिए गए, फिर 371, 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी, 371 ई, 371 एफ, 371 जी, एच, आई, जे। ये अपने हो गए क्या? विशेषाधिकार वाले अनुच्छेद। अब यहाँ से आजकल आरपीसी क्वेश्चन पूछ सकती है, मैचिंग वाला ज़्यादा पूछ सकती है, तो इनको एक बार ढंग से देख लेते हैं। मैंने एक खुद की अपनी ट्रिक बनाई है, शॉर्ट ट्रिक। आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हो या फिर इसका भी यूज कर सकते हो। मेरी जो ट्रिक है वो है नामा सीमी अगो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो ट्रिक है ये पहले स्टेज पे और लास्ट स्टेज पे लागू नहीं होगी, ध्यान रखना। पहला है वो महाराष्ट्र प्लस गुजरात से संबंधित है और लास्ट किससे संबंधित है? कर्नाटक। भाई तीनों एक लाइन में ही है, पहले गुजरात फिर महाराष्ट्र फिर कर्नाटक। तो ये 3 स्टेट इसमें शामिल नहीं है इस लिस्ट में, बाकी वाले इससे हो जाएंगे। एन का मतलब क्या हो गया? नागालैंड। एन का मतलब हो गया नागालैंड, कोई इश्यू नहीं। ए का मतलब क्या हो गया? असम। ए का मतलब असम हो गया, ठीक है। एम का मतलब क्या हो गया? मणिपुर, ये हो गया अपना मणिपुर। फिर डबल ए, तो डबल ए में डबल ए कर दो आप, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इधर भी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, 2 बार ए है, आंध्र प्रदेश। सी का मतलब क्या हो गया? सिक्किम हो गया। मी का मतलब मिजोरम हो गया। अ का मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। बाकी देखो असम और आंध्र प्रदेश पहले आ गए, तो पीछे क्या बचा? अरुणाचल बचा। और गो का मतलब गोवा हो गया। तो 4 बार नाम पढ़ोगे, एक बार ढंग से इसको पूरा एलिब्रेट कर दोगे, तो अपना ये ट्रिक है वो काम कर जाएगी, अपने आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे। क्या है? नामा सिमी अगो। कंफ्यूज कौन से करता है सबसे ज्यादा? मणिपुर वाला और मिजोरम वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 ए नागालैंड बिल्कुल सही है। 371 सी मिजोरम, मिजोरम नहीं क्या है? मणिपुर है। 371 एफ सिक्किम, 371 जी मणिपुर, मणिपुर नहीं, यहाँ पर क्या है? मिजोरम। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो कितने युग में सही सुमेलित है? सही कितने सुमेलित है? 2 सुमेलित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राजभवन के जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना 2011 में की गई, बिल्कुल सही है। अगला है राजस्थान राज्यपाल सहायता कोष का गठन 14 मार्च 1973 को तत्कालीन राज्यपाल जोगेंद्र सिंह के कार्यकाल में किया गया था। तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्यपाल सहायता कोष का गठन कब हुआ या फिर कौन से राज्यपाल द्वारा किया गया? तो अपने याद रखना 14 मार्च 1973, राज्यपाल सरदार जोगेंद्र सिंह। ये भी सही है, तो सही कूट कौन सा है? दोनों कूट अपने सही है। अगला प्रश्न, यदि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जाती है तो ऐसी सूचना के बाद राज्यपाल को कम से कम कितना दिन का समय देना होता है? तो राज्यपाल को कम से कम कितने दिन का समय देना होता है? 2 माह का। अनुच्छेद 161 4, 130 सॉरी 361, 361 में क्या है? राज्यपाल और राष्ट्रपति की उन्मुख और विशेष अधिकारों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, उसके अंतर्गत 361 4 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संदर्भ में उन पर सिविल कार्रवाई की जा सकती है। सिविल कार्रवाई के संदर्भ में 3 शर्तें हैं। पहली कंडीशन है कि इसकी लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी और सूचना देने के बाद राज्यपाल को 2 माह का समय देना होगा।
और फिर जो पक्षकार होगा उसकी जानकारी ब्यौरा वगैरह उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड वाला आरपीसी क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कह रहा है कि राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यपाल को मृत्युदंड व सैन्य विवाद के मामले में शक्ति प्राप्त नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन किसके बारे में है? राज्यपाल की जो समाधान शक्ति है उसके बारे में है। राज्यपाल की समाधान शक्ति, हम सब जानते हैं कि जो राज्यपाल की समाधान शक्ति है इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 161 में है। वहीं अगर राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 72 में, 72 में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। यहाँ स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये केवल राज्य सूची का नहीं है, इसके साथ ये समवर्ती सूची के विषय पर भी दंड को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दोनों विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यपाल को मृत्युदंड व सैन्य विवाद के मामले में शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, ध्यान रखना, परंतु मृत्युदंड की सजा को कम जरूर कर सकता है। ठीक है, एक तो माफ करना, एक कम करना, फर्क होता है। अगर राष्ट्रपति के कंपैरिजन में पढ़े तो राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। तो ये थर्ड स्टेटमेंट अपना सही हो गया। और सैन्य विवादों के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है, जबकि राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है और सैन्य विवाद से संबंधी भी या मार्शल कोर्ट से संबंधी भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां उनके मध्य डिफरेंस है। ठीक है, तो अपना थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है सही स्टेटमेंट कौन से है, तो 1 और 3 अपना सही है। 4 नंबर अपना आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। यह जो स्टेटमेंट है ये किसका है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंची आयोग और सरकारी आयोग। ये किसका है? सरकारी आयोग का। हम सब जानते हैं कि राज्यपाल का जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद पोस्ट है। ठीक है, और इस विवादास्पद पोस्ट को या फिर कहें विवाद को कम करने के लिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अनेक गाइडलाइन दी गई। इसके साथ ही केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अनेक समितियों या आयोगों का भी गठन किया गया था। तो उनमें सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, इसका गठन 1966 में हुआ था। राजमन्नार आयोग 1969 में, पुंची आयोग 2007 में, सरकारी आयोग 1983 में। इसके अलावा एक है न्यायमूर्ति वेंकट चलैया समिति या आयोग, वेंकट चलैया समिति, इसका गठन सन 2000 में किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक और कमेटी थी जिसका नाम है भगवान साय समिति, भगवान साय समिति, इसका गठन 1970 में किया गया। कब किया गया? 1970 में। ठीक है, तो ये जो कमेटियां है राज्यपाल के संबंधित है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है कि भाई इनका गठन कब हुआ, तो ये जो वर्ष है ये पूछा जा सकते हैं। या सीधा सब पूछा जा सकता है कि भगवान सहाय समिति का संबंध किससे रहा है, क्योंकि आरपीएससी का जो पिछला प्री था उससे पहले पिछला प्री था उसमें पूछा था नरपत मल्लोडा समिति का संबंध किससे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। ठीक है, तो ये अपना आंसर क्या हो गया? सरकारी आयोग। इसके बाद में कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। क्या अनुसूची में 3 में मिलता है? नहीं मिलता। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में मिलता है? आर्टिकल 159 में मिलता है। इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि वीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद में यह निर्णय दिया गया कि किसी भी राज्यपाल को केवल राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही अपना है
और इस टाइप का क्वेश्चन वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में यह निर्णय दिया कि किसी भी राज्यपाल को केवल राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए। तो इस वाद का संबंध किससे है? बीपी सिंघल वाद। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि बीपी सिंघल बनाम भारत संघ वाद का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? अपने राज्यपाल को हटाने से संबंधित है। तो स्टेटमेंट अपना ये सेकंड सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब हमने संविधान का अनुच्छेद 157 पढ़ा था राज्यपाल की योग्यता या क्वालिफिकेशन के बारे में। उसमें क्वालिफिकेशन दो ही दे रखी थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी समय मैंने बता दिया था आपको कि शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम एज से संबंधित कोई प्रोविजंस नहीं किए गए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये पूछ रहा है सही स्टेटमेंट कौन से है, तो 2 और 3 अपने सही स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, गवर्नर का मुख्य कार्य आगंतुकों एवं आमंत्रित व्यक्तियों का दोपहर एवं शाम के भोजन पर स्वागत करना है। ये शब्द किस राज्यपाल महोदय के हैं? जब हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ते हैं तो उस समय राज्यपाल के संदर्भ में कुछ कोटेशन पढ़ते हैं जो आलोचनात्मक कोटेशन होते हैं, जो राज्यपाल के पद की आलोचना करते हैं। उसमें हम एक पढ़ते हैं सरोजनी नायडू जी का। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था कि राज्यपाल का पद है वो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान एक पोस्ट है। ठीक है, पिंजरा तो कैसा है? सोने का है, पर उसमें चिड़िया बैठी है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? सजाया तो बहुत है परंतु आपके पास घूमने की स्वतंत्रता, आजादी, स्व विवेक, स्व निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। उसके बाद में एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं विजय लक्ष्मी पंडित का। विजय लक्ष्मी पंडित कहती है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल इसीलिए राज्यपाल का पद है वो स्वीकार करता है क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी होती है। ठीक है, वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल के पोस्ट को स्वीकार करता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्नर का मुख्य कार्य जो आगंतुक आ रहे हैं, विजिटर्स और जो गेस्ट आ रहे हैं, उनको लंच और डिनर की व्यवस्था करना है और उनका स्वागत करना है। तो ये स्टेटमेंट किनके हैं? तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर पताबी सीतारमैया के हैं। 3 नंबर अपना सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। देखो, सबसे पहले चीज होती है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब मुख्यमंत्री वाला टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में। अब राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री बनेगा? क्या राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? नहीं, राज्यपाल अपने इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो फिर किसको बनाएगा? तो राज्यपाल जिस दल को बहुमत मिलेगा, ठीक है, आम जो चुनाव होते हैं, साधारण जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, मेजोरिटी मिलेगी, उस पार्टी के नेता को क्या बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक है साहब। अब मान लो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं, तो जिसके पास गठबंधन है, उस गठबंधन वाले जो दल होंगे उनको बुलाएगा कि भाई आप सरकार बना लीजिए। मान लो कोई गठबंधन है और उनके पास भी पर्याप्त स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में राज्यपाल क्या करता है? स्वविवेक का प्रयोग करता है। देखो, बाकी स्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग नहीं करेगा, परंतु जब ये दोनों स्थितियां विफल हो जाती है तो उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करेगा। स्वविवेक का प्रयोग करके राज्यपाल क्या करेगा साहब? स्वविवेक का प्रयोग करके राज्यपाल जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीट है उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा कि भाई आप आ जाओ और सरकार बना लीजिए। ठीक है, तो राज्यपाल ने क्या कर दिया? सबसे जो बड़े जो दल है, राजनीतिक दल है, उसको सरकार के लिए आमंत्रित कर दिया। फिर क्या बना दिया? मुख्यमंत्री भी बन गए और मंत्री भी बन गए। अब आप कहोगे सर इनके पास तो बहुमत है ही नहीं, परंतु जब राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करेगा, किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाएगा, तो उसके साथ एक और कंडीशन ऐड होगी और इस एक कंडीशन में यह है कि उस दल को 1 महीने के भीतर, 1 माह के भीतर विश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा। विश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार बना दी, अब राज्यपाल साहब सरकार को कहेंगे कि आपको 1 महीने के भीतर भीतर विधानसभा में एक प्रस्ताव लेके जाना है, उसका नाम होगा विश्वास प्रस्ताव, और उस विश्वास प्रस्ताव को आपको पारित करवाना होगा। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? सरकार सिद्ध करती है कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास क्या है? मेजोरिटी है। ठीक है,
तो सामान्यतः ये विश्वास प्रस्ताव है वो सत्ता दल द्वारा लाया जाता है। आगे हम जब विधानसभा विधानमंडल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है अपना, कि जब राज्यपाल किसी भी दल को बहुमत नहीं होने की स्थिति में स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, तो उसको कितने समय के भीतर विश्वास प्रस्ताव है वो पारित करने को कहता है, या कितने समय देता है विश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए। तो ये 1 महीने का समय देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है वन लाइनर में। ठीक है, तो राष्ट्र अब इस स्थिति में राज्यपाल कैसे निर्णय लेगा? स्वविवेक से निर्णय लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के उन राज्यपालों की पहचान कीजिए जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे हैं। डीपी गुप्ता, एमबी शर्मा, मिलापचंद जैन और जीएल गुप्ता। तो अपने डीपी गुप्ता और मिलापचंद जैन है, ये राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे हैं और राजस्थान के गवर्नर भी रहे हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 4 नंबर अपना उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के उस राज्यपाल की पहचान कीजिए जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं रहे, उनकी पहचान करनी है। पहला है कलराज मिश्र, सरदार जोगिंदर सिंह, शिवराज सिंह चौहान और प्रतिभा पाटिल। तो जो शिवराज सिंह चौहान है ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं रहे हैं। तो कौन रहे हैं? इसके जगह आएगा अपना मार्गरेट अल्वा। तो राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हुए हैं जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के उन राज्यपालों की पहचान कीजिए जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं, 4 नाम ये आ जाए, 2 नाम कोई और आ जाए, 6 नाम आ जाए, फिर उनमें हमें ढूंढना हो तो आसानी होगी। कलराज मिश्र, सरदार जोगिंदर सिंह, प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट अल्वा, ये 4 राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? कलराज मिश्र, सरदार जोगिंदर सिंह और 2 महिलाएं मार्गरेट अल्वा और प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो ये अपने 25 के 25 क्वेश्चन तैयार। 25 के 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा एक सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है, मैंने जो अमूमन देखा है कि राज्यपाल के जो आर्टिकल है उनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई नियुक्ति का कौन सा है, शपथ का कौन सा है, योग्यता का कौन सा है। इनमें 55-56 वाले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको देख लो, उससे अपना काम हो जाएगा। ट्रिक अपने याद ये रखने हैं कि राजा का नाक योगा से साफ, बस इतना याद रखना है। राजा का नाक योगा से साफ, बस राजा का नाक किससे साफ होगा? योगा से साफ होगा। बस ये ट्रिक याद कर लो, एक बार ये लिख लो, अपने आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक पूरे हो जाएंगे। कंफ्यूज यही करते हैं, ये अपने इससे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले 153, राजा, राजा का मतलब क्या हो गया? राज्यपाल। ये तो कोई कंफ्यूज किसी को करता नहीं है। सबसे पहला जो आर्टिकल होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, उस पद के बारे में बताता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सारे आर्टिकल जो इनिशियली होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर अनुच्छेद 154 का मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका। का मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका। इसका मतलब क्या हो गया? कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। अपना कार्यपालिका नाम आ गया, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ना, नए से क्या बनता है? नियुक्ति। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 156 ये किससे संबंधित है? राज्यपाल का कार्यकाल, इससे संबंधित है। कार्यकाल की जगह कई कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन वर्ड आता है? पदावधि, पद की अवधि कितनी है। तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 156 हो गया। फिर अनुच्छेद 157 योगा, योग का मतलब क्या हो गया?
योग्यता, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की जगह दूसरा वर्ड क्या आ सकता है? अर्हता आ सकता है। तो अनुच्छेद 157 योग्यता, अनुच्छेद 158 से का मतलब क्या हो गया? सेवा शर्तें। राज्यपाल पोस्ट के लिए क्या क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए, यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सारी क्या है? सेवा शर्तें हैं। और साफ लास्ट हो गया अपना शपथ। ठीक है। राजा का नाक योगा से साफ, अनुच्छेद 153 राजा यानी राज्यपाल, अनुच्छेद 154 यानी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता या अर्हता, अनुच्छेद 158 राज्यपाल की सेवा शर्तें और अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। ये अपने सारे अनुच्छेद हैं। एक बार ढंग से कर लोगे तब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखने की वापस जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ये ज्यादा ये करते हैं, ये जो 4 आर्टिकल हैं 5 ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज पैदा करते हैं। ठीक है। तो अपने राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो 25 क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद के टॉपिक है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम।